34% जीएमपी एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट 8x सब्सक्राइब हो चुकी है और बड़े एंकर इन्वेस्टर भी एंट्री ले चुके हैं। डे 1 पर ही आईपीओ ने मचा दिया धमाका, जहां ओवरऑल 5.14x का सब्सक्रिप्शन हो चुका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ सिर्फ हाइप है या जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है? हेल्थ केयर सेक्टर की ये एसएमई कंपनी डायग्नोस्टिक किट, पैथोलॉजी मशीन्स और रैपिड टेस्टिंग प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी के फाइनेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। रिटेल से लेकर क्यूआईबी और एचएनआई तक सब एग्रेसिव अप्लाई कर रहे हैं। एंकर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर अबेकस, कैवलियन और भारत वेंचर जैसे बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। तो क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ एसएमई आईपीओ का रिस्क इग्नोर करना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और ग्रोथ पोटेंशियल को, फिर जानेंगे ग्रे मार्केट की प्रीमियम और इस कंपनी की वैल्यूएशन, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी को समझेंगे और समझेंगे रिस्क और इस कंपनी के कंपटीशन कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या इस आईपीओ से दूर रहना है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे फाइनेंशियल अपडेट और हमारे वीडियो का अपडेट इंस्टेंट मिलता रहेगा, जिससे कोई भी आपका वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। कंपनी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर में काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी डायग्नोस्टिक किट बनाती है, रिजेंट मैन्युफैक्चर करती है, पीओसी डिवाइसेस और रैपिड टेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करती है और पैथोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक मशीन सप्लाई करती है। कंपनी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब और मेडिकल कॉलेज को अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। 2013 से कंपनी डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का काम काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जहां पर क्लिनिकल केमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, इम्यूनो डायग्नोस्टिक, मॉलिक्यूल डायग्नोस्टिक, रैपिड टेस्ट एंड पीओसी डिवाइसेस, ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी को एक सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी से बचाता है। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर नजर डालें तो 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 1.4 मिलियन डायग्नोस्टिक किट थी। साथ ही अप्रॉक्सीमेट 1200 सिलेक्ट्रा मशीन्स की कैपेसिटी भी है। ये नंबर शो करता है कि कंपनी ग्रेजुअली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्केल कर रही है। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेक्टर में कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पैथोलॉजी टेस्टिंग के ग्रोथ की वजह से। एम्प्लॉय एंड ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास 126 एम्प्लॉय और 223 थर्ड पार्टी वर्कर्स हैं। ये टीम आर&डी एंड सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के साथ मिलकर काम करती है। हेल्थ केयर सेक्टर में प्रोडक्ट क्वालिटी और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसी वजह से आर&डी का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल हो जाता है। अगर इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया का डायग्नोस्टिक मार्केट काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। हेल्थ केयर अवेयरनेस बढ़ रही है, प्रिवेंटिव टेस्टिंग का ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है और हॉस्पिटल का एक्सपांशन भी हो रहा है। गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में फोकस कर रही है और ऐसे में डायग्नोस्टिक किट और पैथोलॉजी इक्विपमेंट की डिमांड लॉन्ग टर्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अगर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी एक्सपांड करती है तो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की, जहां पर नंबर 1 पर आता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी मल्टीपल डायग्नोस्टिक कैटेगरी में काम करती है जो रिस्क को रिड्यूस करता है। नंबर 2 पर आता है हेल्थ केयर सेक्टर एक्सपोजर। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर माना जाता है। नंबर 3 पर आता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। 1.4 मिलियन किट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की ऑपरेशनल स्केल को शो करती है। नंबर 4 पर आता है B2B कस्टमर बेस्ड। हॉस्पिटल्स, लैब, मेडिकल कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूशन क्लाइंट कंपनी के लिए स्केल डिमांड क्रिएट करते हैं। और नंबर 5 पर आता है R&D सपोर्ट। हेल्थ केयर प्रोडक्ट में इनोवेशन और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कंपनी R&D कोलैबोरेशन पर फोकस करती है। अब बात करते हैं रिस्क की। हर आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी कुछ रिस्क है जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। नंबर 1 पर आता है हाई कंपटीशन। डायग्नोस्टिक सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी स्टेब्लिश्ड प्लेयर मौजूद है। नंबर 2 पर आता है रेगुलेटरी रिस्क। हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है। किसी भी कंप्लायंस इशू का इम्पैक्ट बिजनेस पर डायरेक्ट पड़ सकता है।
नंबर 3 पर आता है टेक्नोलॉजी चेंजेस। मेडिकल टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। अगर कंपनी इनोवेशन पेस मेंटेन नहीं कर पाती है तो कंपटीशन टफ हो सकता है। और नंबर 4 पर आता है डिपेंडेंसी ऑन इंस्टीट्यूशनल बाय। हॉस्पिटल और लैब्स पर डिपेंडेंसी डिमांड फ्लक्चुएशंस का रिस्क क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 21 मई के दिन आईपीओ शुरू हो चुका है, 25 मई तक खुला रहेगा और 29 मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू तो 326 से 343 रुपीज का प्राइस बैंड, 214.48 करोड़ का आईपीओ साइज, जहां पर 62,53,200 इक्विटी शेयर का ओएफएस होने वाला है। फ्रेश इशू 214.48 करोड़ का होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,74,400 रुपीज के लिए 800 शेयर में यानी 2 लॉट में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के। ओवरऑल फाइनेंशियल पर अगर नजर डालें तो कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। एसेट, रेवेन्यू, पेट और इबिटा में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बिजनेस एक्सपेंशन और ऑपरेशनल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ 2x और रिजर्व 1.6x से ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो फाइनेंशियली काफी पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। लेकिन कंपनी की बोरोइंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पर प्रेशर क्रिएट करती है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई 16.88%, आरओसी 13.32% है, जो डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल इफिशिएंसी को दर्शाता है। वहीं कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.06 का है, यानी कंपनी पर डेब्ट थोड़ा एलिवेटेड साइड पर है लेकिन अभी मैनेजेबल दिखाई देता है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.88%, पेट मार्जिन 16.65%, तो एबिटा मार्जिन 27.64% है, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल इफिशिएंसी और हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन को इंडिकेट करता है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से लगभग 61.10 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें कुल 17,81,200 शेयर अलॉट किए हैं। सबसे बड़ा निवेश अबेकस ग्रुप की तरफ से आया है, जिसने कुल मिलाकर लगभग 17.81 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा कैरलिन AIF, भारत वेंचर्स अपॉर्चुनिटी फंड, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड, सासी फंड जैसे कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी हिस्सा लिया है। ओवरऑल एंकर बुक में अच्छी पार्टिसिपेशन देखने को मिली है, जो आईपीओ के प्रति इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट को दर्शाती है। क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, जहां ओवरऑल 5.14 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, तो QIB में 4.15x, तो स्मॉल HNI में 5.35x, बिग HNI में 7.96x, तो ओवरऑल एनआई की बात करें 7.09x, तो वहीं रिटेल में 4.87x का सब्सक्रिप्शन डे 1 पर देखने को मिला। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मजबूत दिखाई दे रहा है, खासकर HNI सेगमेंट में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं प्रमोटर ग्रुप की। क्यू लाइन बायोटेक के प्रमोटर में सौरभ गर्ग, अमिता गर्ग, आयुष गर्ग, अजय कुमार मोहंती और अभय अग्रवाल शामिल है। कंपनी प्रमोटर ड्रिवन बिजनेस है, जहां मैनेजमेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। वहीं आईपीओ के लीड मैनेजर में हैम सिक्योरिटीज और शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज, जो एसएमई सेगमेंट में एक्सपीरियंस प्लेयर माने जाते हैं। इससे आईपीओ एग्जीक्यूशन और मार्केट रीच को सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 93.50 करोड़, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग में 90 करोड़ और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की 36% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, जो एसएमई आईपीओ के लिए काफी अच्छी डिमांड मानी जा सकती है। लेकिन जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पर कभी किसी आईपीओ में निवेश ना करें। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन डिसेंट दिखाई दे रही है, ना ही ज्यादा चीप है ना ओवर एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, और आईपीओ के बाद इसकी डेप्थ काफी कम हो जाएगी, जो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपेरिजन। फिलहाल मार्केट में इस कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर अवेलेबल नहीं है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 34% के आसपास की एक दमदार और इस पे एसएमई आईपीओ के लिए एक अट्रैक्टिव प्रीमियम दिखाई दे रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा कॉशियस बट पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे सिलेक्टिव आईपीओ में पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ग्लोबल मार्केट भी हाई की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हो, वैल्यूएशन बेहतर हो और कंपनी
मार्केट लीडर हो उन कंपनी के आईपीओ में निवेश किया जा सकता है। फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लीजिएगा। मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप करके बताइए। दोस्तों आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में अप्लाई और अवॉइड टाइप करके भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और दमदार फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।